अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिनी कैटजन का चैप्टर नंबर 46 जो के रिलेटेड है बैक्टीरियल के डीएनए के सिंथेसिस से। मतलब इस चैप्टर में वो ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो बैक्टीरिया के डीएनए के सिंथेसिस को अल्टर करती हैं, उसको रोकती हैं या उसको ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होती है। तो इस चैप्टर का नाम है सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम। सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम आर द एंटी मेटाबोलाइट्स दैट आर एक्टिवली टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज, ये इनका मैकेनिज्म एक्शन दिया हुआ है, दे इंटरफेयर विद फोलिक एसिड सिंथेसिस। बैक्टीरिया का जो फोलिक एसिड सिंथेसिस है उसके साथ ये इंटरफेयर करके ना उसको ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो डीएनए बनना है तो उसकी जो वो सही तरह बन नहीं सकता, वो अल्टर हो जाता है सारा प्रोसेस, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड विद ट्राइमेथोप्रिम कॉजेज अ सीक्वेंशियल ब्लॉकेट ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस। ये सिनर्जिस्टिक एक्शन है इन दोनों का मिला के। तो सीक्वेंशियल ब्लॉकेट मैं आपको बता देता हूँ होती क्या है, तो आगे चल के देख लेते हैं। उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन का जो मेन इन्होंने यहाँ पे मैकेनिज़्म बताया हुआ है कि विच सेलेक्टिवली इनहिबिट द माइक्रोबियल न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ये माइक्रोबियल न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। अब नीचे इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का टेबल है, इसमें ये एंटी मेटाबोलाइट्स में सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ये एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। और फ्लोरोक्विनोलोन्स में इनकी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम में सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे एक फोर्थ जनरेशन भी आ गई यहाँ पे नहीं बनी हुई, वो मैं आपको चैप्टर के एंड में लिखवा दूँगा। तो अब आ जाते हैं इसमें एंटीफोलेट ड्रग्स, जो मतलब सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम, इनको हमने ऊपर एंटी मेटाबोलाइट के नाम से यहाँ पे देखा है। अब इसमें ये आ जाते हैं, इसकी सेकंड लाइन से शुरू करते हैं। सल्फोनामाइड्स विच इनहिबिट डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज माइक्रोबियल एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोलिक एसिड सिंथेसिस एंड ट्राइमेथोप्रिम a selective inhibitor of dihydrofolate reductase। अब इसको समझने के लिए ना ये आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम देख लें। ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है जिसके ऊपर इस एंजाइम डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज ने एक्ट करना है और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाना है, और इसको इनहिबिट कर रहा है सल्फोनामाइड्स, और इससे डाईहाइड्रोफोलिक से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, जिससे आगे प्यूरीन्स और फिर आगे डीएनए बनना होता है। तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने के लिए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत है। अब इसको ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट कर रहा है। और यहाँ पे एक और भी लिख लें, मेथोट्रेक्सेट, ये भी इसको इनहिबिट करता है। ये हम कैंसर कीमोथेरेपी में पढ़ेंगे। मेथोट्रेक्सेट इधर ही एक्ट करके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करवाता है और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन सकता। इसलिए जब हम कैंसर कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं तो हमें फोलिनिक एसिड की फॉर्म में साथ देना पड़ता है। वो टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स आर वीकली एसिडिक कंपाउंड्स दैट हैव अ कॉमन केमिकल न्यूक्लियस रिजेंबलिंग पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। सल्फोनामाइड्स का हमने यहाँ पे देखा है कि एक्शन क्या है कि ये डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज को इनहिबिट करवा रहा है। किस तरह इनहिबिट करवा रहा है कि कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करवाता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से मिलता है। तो अब ये इस एंजाइम को, इसमें अगर ये सल्फोनामाइड जुड़ गया इसके साथ, इस एंजाइम के साथ, तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन सकेगा। पाबा इसके साथ अटैच हो गया तो ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह ये इसके साथ एक्ट कर रहा है। उसके बाद सीक्वेंशियल ब्लॉकेट का जो हमने पढ़ा है वो ये है कि ऐसा ब्लॉकेट जिसमें दो एंजाइम्स
दो सब्सीक्वेंट स्टेप्स पे अल्टरनेटिव बोल दिया, दो सब्सीक्वेंट स्टेप्स पे एक्ट कर रहे होंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप पे ये एक्ट कर रहा है सल्फोनामाइड, ये ड्रग एक्ट कर रही है, और सेकंड स्टेप पे ट्राईमेथोप्रिम। अब दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं, इस तरह ये इनका मिलके साइनर्जिस्टिक एक्शन बन गया, जिसको हम कह रहे हैं सीक्वेंशियल ब्लॉकेड। तो अब आ जाते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स इंक्लूड मोस्ट टिश्यू पेनिट्रेशन, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है इसका, एक्सक्रीशन जो है यूरिन में होती है, इंटैक्ट ड्रग भी आ जाती है, और एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स भी यूरिन में निकल आते हैं। अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी यूरिन में डिक्रीज़, एसिडिक यूरिन में डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से ड्रग के जो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी की वजह से जो इशू आ रहा है, जिसमें प्रेसिपिटेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन होगी तो यूरिन में फिर यूरिनेशन में मसला होगा और स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, हमने एक तरीका निकाले, जब ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको ना ट्रिपल सल्फ़ा की फॉर्म में देते हैं। उसमें 3 सल्फोनामाइड्स ना इकट्ठे करके दे देते हैं। उसमें ये होता है कि 3 सल्फोनामाइड्स देने हैं, जितनी एक की क्वांटिटी देनी थी अब वो 3 में डिवाइड हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 mg 2 mg 2 mg तीनों के दे दिया। अगर हम अकेला एक देते तो 6 mg हमने देना था। तो उसमें से अगर एक 2 mg वाला जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 2 mg वाला प्रेसिपिटेट हो भी जाता है तो बाकी 2 जो हैं 2 mg 2 mg 4 mg वो यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट हो जाएंगे। उससे इसकी वजह से ज़्यादा मसला नहीं होगा। ये ट्रिपल सल्फ़ा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और ये जो है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या है याद रखने के लिए, सल्फीसॉक्साज़ोल, सल्फ़ा तो सारों के साथ, सल्फ़ा सारों के साथ आ रहा है, तो सल्फीसॉक्साज़ोल एस, ये एस आ गया, और शॉर्ट का एस, ये याद रखने के लिए शॉर्ट का एस और सल्फीसॉक्साज़ोल का एस, ये एस से एस शॉर्ट। इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फ़ा मेथोक्साज़ोल, मीडिएट का मतलब मीडियम, एम यहाँ से उठा लिया, और सल्फ़ा मेथोक्साज़ोल का हमने एम यहाँ से ले लिया। अब याद रखने के लिए इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फ़ा मेथोक्साज़ोल। और लॉन्ग एक्टिंग में लॉन्ग जो मतलब जो है वो देर तक एक्ट करता है, तो ये सल्फ़ाडॉक्साइन, डी फॉर देर तक, ये याद रखने के लिए छोटा सा निमोनिक है तो शायद काम आ जाए। उसके बाद आगे चल के देख लेते हैं, सल्फोनामाइड्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एट द साइट्स शेयर्ड बाय बिलिरुबिन एंड अदर ड्रग्स। अब ये सल्फोनामाइड्स का हमने देख लिया। अब ट्राईमेथोप्रिम, इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। दिस ड्रग इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर है। इट इज़ अ वीक बेस एंड इज़ ट्रैप्ड इन एसिडिक इन्वायरमेंट्स और एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। हाँ, यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट से आगे लिखा हुआ रीचिंग द हाई कंसनट्रेशन इन प्रोस्टेटिक एंड वेजाइनल फ्लूइड्स। तो ये वेजाइनल फ्लूइड्स और प्रोस्टेटिक ग्लैंड में जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैप कर जाता है और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमने पीछे मेन पढ़ तो लिया, वैसे आगे इसकी थोड़ी डिटेल दी होगी। सल्फोनामाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, इनहिबिटर्स ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस, फोलिक एसिड यहाँ पे नहीं बन रहा अगर ये अटैक कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ डाइहाइड्रोप्टेरोडेट सिंथेज, ये बता दिया। और कैन आल्सो एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम, इस मतलब कि इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेंगे, पैरामीनो बेंजोइक एसिड को हटा देंगे और ख़ुद एक्सट्रैक्ट करके इसको ब्लॉक करवा देंगे। और जिसकी वजह से मतलब अगर सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉन फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ फोलिक एसिड बन जाएंगे। फोलिक एसिड बनेगा लेकिन फंक्शनल नहीं होगा। द सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फोनामाइड रिजल्ट फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ मेमेलियन सेल टू सिंथेसाइज फोलिक एसिड। जो मेमेलियन सेल जो हैं वो फोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये जो ड्रग्स जो हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट कर रही हैं, मेमेलियन सेल को इनकी वजह से कोई मसला नहीं हो रहा। अब मेमेलियन सेल ख़ुद फोलिक एसिड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो वो कैसे अपना फोलिक एसिड डीएनए बनाने के लिए लेके आते हैं, तो वो अपनी डाइट के थ्रू फोलिक एसिड लेते हैं। उसके बाद आते हैं ट्राईमेथोप्रिम, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीछे भी हमने देख लिया। सेलेक्टिव
इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और इसके आगे लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज़ 4 to 5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मोर सेंसिटिव टू इनहिबिशन बाय ट्राइमेथोपरिम देन द मेमेलियन एंजाइम। मतलब कि ये 4 to 5 टाइम्स जो है ज़्यादा सेलेक्टिव हैं बैक्टीरियल सेल। अगर हम ट्राइमेथोपरिम दे रहे हैं तो मेमेलियन सेल को कम ख़तरा है कि वो उसके अंदर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करवाएगा, मतलब ज़्यादा ससेप्टिबल बैक्टीरियल सेल्स हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस इसमें किस किस वजह से हो जाती है, रेजिस्टेंस आ जाते हैं इसमें प्लाज्मिक मीडिएटेड रेजिस्टेंस हो सकती है, और डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग्स। प्लाज्मिक मीडिएटेड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इसकी वजह से पोर्स बन जाते हैं, और या कोई और मैकेनिज्म चलता है जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन जो होती है ड्रग की कम हो जाती है सेल के अंदर। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पाबा बाय बैक्टीरिया और डिक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ डाईहाइड्रोप्टेरोरेट सिंथेज टू द सल्फोनामाइड्स। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इस यहाँ पे देख लें इस स्टेप को तो आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मतलब पाबा अगर ज़्यादा बन रहा है तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रही थी ना इन दोनों की, तो पाबा ज़्यादा बनेगा तो सल्फोनामाइड खुद ब खुद सप्रेस कर जाएगा। तो इसी तरह जो है इसकी जो डाईहाइड्रोप्टेरोरेट सिंथेज जो एंजाइम है इसकी सेंसिटिविटी इस ड्रग की तरफ कम हो जाएगी, मतलब ये इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाएगा और ये पाबा को लिफ्ट करवाएगा, और जिसकी वजह से नॉर्मल प्रोसेस चलता रहेगा। ये एक रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म बैक्टीरिया अडॉप्ट करके और ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस फिर क्रिएट कर लेता है। और ट्राइमेथोपरिम में किस तरह रेजिस्टेंस होती है, results from the production of dihydrofolate reductase that has reduced affinity for the drug। इसमें भी यही सीन हो रहा है कि मतलब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इस तरह का बन रहा है, बैक्टीरिया इस तरह का डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बनवा रहे हैं कि जो इस ट्राइमेथोपरिम को लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो ये अपना नॉर्मल प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल यूजेस की तरफ। क्लिनिकल यूजेस में आ जाएं, सबसे पहले ये क्लिनिकल यूजेस में देख लेते हैं। ये एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स क्लेमाइडिया नोकार्डिया। अब इसमें देख लेते हैं सिंपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होती हैं उसमें कौन सा यूज़ होता है, सल्फा सॉक्साजोल, ट्रिपल सल्फा और सल्फी सॉक्साजोल। सल्फी ये याद रखने के लिए किस तरह के यूरिन जो है सेक्स ऑर्गन से आता है, तो इसको हम याद रखें सेक्स से सॉक्सा, सल्फी सॉक्साजोल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। ऑकुलर इन्फेक्शन, ऑकुलर मतलब आँख के लिए सल्फ़ा एसिटामाइड, ए से आँख बन रही है और ए से जी मतलब ऑकुलर है तो आइज़ वाला, आई से रिलेटेड आँख। टॉपिकल सल्फ़ा एसिटामाइड और यूरिनरी ट्रैक के लिए सल्फीसॉक्साजोल। बर्न इन्फेक्शंस के लिए सिल्वर सल्फाडायाजीन, इसके लिए मुझे निमोनिक ध्यान में नहीं आया, तो अगर किसी को आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दे। और मेफिनाइड। और इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटस जो है इसमें इसमें ये कोलाइटस से कोली और ड्रग यूज़ हो रही है सल्फासालाजीन, कोलीसाला, इस तरह याद रख लें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कोलाइटस में सल्फीसालाजीन यूज़ हो रही है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में सल्फाडायाजीन प्लस पायरीमेथामीन प्लस फोलिनिक एसिड। अब इससे आगे एक दिया हुआ है ट्राइमेथोपरिम सल्फामेथोक्साजोल, ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। दिस ड्रग कॉम्बिनेशन इज इफेक्टिव ओरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इसके लिए एक निमोनिक याद रख लें ल्यूज़, जो इसमें एल से लंग्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यू से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एस से साइनस इन्फेक्शन और ई से एयर की इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रही है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में जो है ये ट्राइमेथोपरिम सल्फामेथोक्साजोल इज़ यूज फॉर द इन्फेक्शंस ड्यू टू एरोमोनास हाइड्रोफिला एंड इज ड्रग ऑफ चॉइस। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नीमोसिस्टिस नमूनिया।
ये अंडरलाइन करें, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। और उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नोकार्डियोसिस, बैकअप ड्रग फॉर कॉलरा, टाइफाइड एंड शिगिलोसिस। ये सारे इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इससे ऊपर लिखो ट्रीटमेंट फॉर सिवियर न्यूमोनाइटिस निमोनिया एंड फॉर ग्राम नेगेटिव सेप्सिस। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के लिए भी यूज़ होता है। मतलब मेन जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस 2 चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया और नोकार्डियोसिस, और बैकअप ड्रग फॉर कॉलरा, टाइफाइड और शिगिलोसिस। ये चीज़ें मेन इसमें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट आ जाएँ टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फोनामाइड्स। इसमें निमोनिक है सैड टैंग्स, ये एस से बन रहा है आपके पास स्किन रैशेज़, ए फॉर एप्लास्टिक एनीमिया, डी फॉर ड्रग इंट्रैक्शन इसके होते हैं दूसरे ड्रग के साथ, टी फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ए फॉर एसिडिक यूरिन, एन फॉर नेफ्रोटॉक्सिक, और जी फॉर जीआईटी साइड इफ़ेक्ट्स। ये थोड़े से लिखे हैं, वरना यहाँ पे तो काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। बेहतर तो ये कि सारे याद हो जाएं। तो सारे को याद रखने के लिए हम मेन पॉइंट्स देखते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मेनली क्या होता है, स्किन रैशेज़ हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस हो गया, नोडूसा हो गया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। जीआईटी में क्या है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। और उसके बाद हेमाटोटॉक्सिसिटी में आ जाते हैं। इसमें हेमाटोटॉक्सिसिटी मतलब हीम ब्लड में होता है, इससे रिलेटेड जो आएंगे ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसके लिए याद रखना जीटी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट हेमोलिसिस हो सकता है। उसके बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी में इसमें क्या होगा, नेफ्रो मतलब किडनी में ये होता है कि एसिडिक पीएच, यूरिन सल्फोनामाइड्स में प्रेसिपिटेट इन द यूरिन एसिडिक पीएच कॉजिंग सिस्टलूरिया एंड हीमाचूरिया। मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टलूरिया और क्रिस्टल्स बनेंगे, यूरिन में क्रिस्टल आएंगे, हीमाचूरिया और हीम ब्लड आएगा यूरिन में। तो उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन में देख लें, कंपटीशन विद वारफेरिन इसमें एंड मेथोट्रेक्सेट फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ट्रांजिटली इंक्रीजेस द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ दीज ड्रग्स। मतलब ये कंपटीशन करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए इन ड्रग्स के साथ। अब एक जगह पे वारफेरिन भी है और सल्फोनामाइड्स भी है, तो सल्फोनामाइड कोशिश करेगा कि मैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेथोट्रेक्सेट या वारफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगी, उनका लेवल जो है प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने का मेन मकसद ये होता है कि ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ड्रग ने, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो बाइंड होकर चली जाती है और वहाँ पे अपनी जगह पे जाके काम करेगी अपना। जब सल्फोनामाइड्स की वजह से वो बाइंड ही नहीं कर पा रही सही तरह, तो वो प्लाज्मा के अंदर ही पड़ी रह जाएंगी, उनका लेवल वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। सल्फोनामाइड्स कैन डिस्प्लेस बिलिरुबिन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, रिस्क ऑफ कर्निकटेरिस इन नेओनेट इफ़ यूज्ड इन 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, टॉक्सिसिटी की तरफ आते हैं। उसमें यह है कि ट्राइमेथोपेनिन काज प्रेडिक्टिव एडवर्स इफेक्ट्स हमने ऊपर जो पढ़े हैं, टॉक्सिसिटी और सल्फोनामाइड्स की पढ़ी, इसकी भी उससे मिलती जुलती है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, ल्यूकोपीनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा था और इसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये डिफरेंस याद रखना है। और यहाँ पे फोलिनिक एसिड की वजह से कम हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। एड्स पेशेंट गिवन ट्राइमेथोपेनिन सल्फामेथ्रोक्साजोल हैव हाई इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूडिंग फीवर, रैशेस, ल्यूकोपीनिया एंड डायरिया। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स की तरफ। अब फ्लोरोक्विनोलोन की सबसे पहले 4 क्लासिफिकेशन हैं। बुक में 3 लिखी हुई, कुछ बुक्स में 4 भी आ रही हैं, नेट पे भी 4 आ रही हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन नोरफ्लॉक्सासिन, इसके लिए निमोनिक लिख लें, नूर, साइप्ड, ऑरेंज, जिमी, लव्स, मेक्सिको, ये लिख लें। फिर आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में नोरफ्लॉक्सासिन, नूर से नोरफ्लॉक्सासिन। सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। और ये जो फर्स्ट जनरेशन बनी है, ये सिर्फ सिंपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट होती हैं, कॉमन। और उसके बाद
सेकंड जनरेशन जो अगेंस्ट ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड गोनोकोकस एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई। माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट भी हमने वहाँ माइकोबैक्टीरिया में पढ़ा है कि ये जो ड्रग्स हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन वहाँ पे भी यूज़ हो रही है एज अ सेकेंड लाइन एजेंट्स के तौर पे। तो इसके अलावा ये माइकोबैक्टीरिया एंड एजेंट्स ऑफ एटिपिकल नमूनिया। और जो थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं इसमें हमने जेमिलॉक्स मैक्सिको पढ़ा है ना, तो जेमिफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन और मोक्सीफ्लॉक्सासिन। ये मोक्सीफ्लॉक्सासिन जो है ना, ये कुछ बुक्स ने इसको फोर्थ जनरेशन में ले गए हैं, तो यहाँ पे इस बुक में लिखा हो मोक्सीफ्लॉक्सासिन, इसलिए हम सेफ एंड पे रहते हुए हम थर्ड में लीवोफ्लॉक्सासिन और जेमिफ्लॉक्सासिन कर लेते हैं। और फोर्थ में जो है ये लिखी हुई है मैंने ट्रेवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन और गैटिफ्लॉक्सासिन। ये 3 ड्रग्स आप फोर्थ जनरेशन में लिख लें। और थर्ड जनरेशन जो है स्लाइटली लेस एक्टिव दैन सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ओफ्लॉक्सासिन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्पेक्ट्रम यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, बट हैव ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड सम स्ट्रेन्स ऑफ एंटेराकोकाई एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ओरियस मरसा। तो इसका स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन का स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वाइड है, और जो सेकंड जनरेशन का स्पेक्ट्रम है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वाइड है। अब थर्ड जनरेशन जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स, इनको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, वो ये है कि रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्योंकि ये मोस्टली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम कर रही हैं। नमूनिया जिसमें आ जाता है, और इसकी वजह से हम इसको रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन भी कह देते हैं। द मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग्स जेमिफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन आर द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन्स। उसके बाद इनकी ये इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन होगी, फार्माकोकाइनेटिक्स पे आ जाते हैं। इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, एलिमिनेशन थ्रू किडनीज़ वाया ट्यूबुलर सेक्रीशन के थ्रू किडनीज से ये निकलते हैं, और इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं प्रोबेनिसिड। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो एलिमिनेशन हो रही है किडनीज़ के थ्रू, जो सेक्रीशन होती है ट्यूबुलर सेक्रीशन, उस ट्यूबुलर सेक्रीशन को ब्लॉक करने के लिए हम प्रोबेनिसिड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मोक्सीफ्लॉक्सासिन, विच कैन बी एलिमिनेटेड पार्टली बाय हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो बाय बिलियरी एक्सक्रीशन। इसको याद रख लें, फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसमें मोक्सीफ्लॉक्सासिन, तो इसलिए इसका जो एलिमिनेशन के मैकेनिज़्म हैं वो भी ब्रॉड हैं, एक से ज़्यादा हैं, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म और बिलियरी एक्सक्रीशन हो रही है। अब आ जाए नेक्स्ट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। फ्लोरोक्विनोलोन्स इंटरफेयर विद बैक्टीरियल DNA synthesis by inhibiting topoisomerase 2 DNA gyrase in gram negative organisms। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज़म्स में ये टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल DNA सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म्स में ये टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल DNA सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ये अच्छी तरह याद कर लें, ये पूछा जाता है SCQ में भी और MCQs में भी पूछा जाता है। दे ब्लॉक द रिलैक्सेशन ऑफ सुपर कॉइल्ड DNA दैट इज़ कैटालाइज्ड बाय DNA गायरेज। DNA गायरेज का फंक्शन यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका फंक्शन है रिलैक्सेशन ऑफ सुपर कॉइल्ड DNA। अब DNA गायरेज जब ब्लॉक हो गया तो सुपर कॉइल्ड DNA की रिलैक्सेशन ही नहीं होगी, रिलैक्सेशन नहीं होगी तो उसके बाद उसको वो अलाइनमेंट्स नहीं बन सकेंगी, सही तरह जो प्रोसेस होता है सारा उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का वो नहीं हो सकेगा। उसके बाद आ जाते हैं इनहिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज 4 बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स इंटरफेयर विद द सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल DNA ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेपरेशन को
वो करता है सेपरेशन करवाता है, जिसकी वजह से जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सेपरेशन नहीं हो सकेगी डीएनए की, वो सेल डिवीजन नहीं हो सकेगी प्रॉपर, दोनों सेल्स में जो आधा आधा डिवाइड हो गए डीएनए जाना था वो नहीं जा सकेगा। तो इस तरह ये इनहिबिट करवा रहे हैं। इनका एक्शन फ्लोरोक्विनोलोन्स का बैक्टीरियासिडल एक्शन है। द फ्लोरोक्विनोलोन्स एग्जिबिट पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट्स। पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? वो ये कि जब प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाए कि मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से भी वो कम चली जाए, मेजरेबल लेवल से कम चली जाए, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट शो हो रहा होता है कि मतलब इनहिबिशन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट। इसका जो कंसेप्ट है वो पिछले एक चैप्टर में अच्छी तरह डिटेल से दिया हुआ है, यहाँ हम उसको बस थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस के मैकेनिज़्म इसमें क्या है? रेजिस्टेंस टू सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैव इमर्ज रैपिडली। मैकेनिज़्म क्या कुछ है इसमें? सबसे पहला मैकेनिज़्म है चेंज इन पोरिन स्ट्रक्चर। पहले ईफ्लक्स पम्प्स के थ्रू मतलब ड्रग की एक्यूमुलेशन सेल के अंदर कम करवाते हैं, एक्यूमुलेट हो रही है, ईफ्लक्स पम्प के थ्रू बाहर निकलवा दी। या जो होगा इंक्रीज चेंजेस इन पोरिन स्ट्रक्चर चेंज करवा दिए, जिसकी वजह से ड्रग सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। और ईफ्लक्स मैकेनिज्म अपीयर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस इन स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्टेफ ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और थर्ड जो मैकेनिज़्म है, इसमें पहला मैकेनिज़्म हो गया चेंज इन पोरिन स्ट्रक्चर, सेकंड मैकेनिज़्म हो गया ईफ्लक्स मैकेनिज़्म, थर्ड जो है चेंजेस इन द सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट एंजाइम्स बाय पॉइंट म्यूटेशंस। जो एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं उनकी सेंसिटिविटी जो है वो एंटीबायोटिक के साथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उन पर से इतना एक्ट नहीं कर सकती, उनको इनहिबिट नहीं करवा सकती। ये हो गया, इसमें कोई और ख़ास चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल यूज़ की तरफ। क्लिनिकल यूजेस में इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है सर्ज पैक्स। एस फॉर स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इनमें से कोई भी याद कर लें, दोनों याद कर लें तो बहुत अच्छा है। और यू फॉर यूरोजेनिटल इन्फेक्शन, आर फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इसमें आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और जी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन। और पैक, ये जो है ना पैक, ये पीछे भी काफ़ी जगह पे यूज़ हुआ है, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि पी फॉर पी एरोजिनोजा, और इकोलाई, क्लेब्सिएला, और एस फॉर साल्मोनेला एंड शिगेला। ये क्लिनिकल यूज़ आ गए इसके। ये सर्ज से आप ज़्यादा कर स्किन इन्फेक्शन, यूरोजेनिटल, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पी एरोजिनोजा, और जो है इकोलाई, क्लेब्सिएला, साल्मोनेला, शिगेला। उसके बाद आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन इन अ सिंगल ओरल डोजेज हैव बीन यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू सेफ्ट्राइएक्सोन और सेफिक्सिम इन गोनोरिया। गोनोरिया के ट्रीटमेंट में हमने पेनिसिलिन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सेफ्ट्राइएक्सोन और सेफिक्सिम यूज़ होते हैं। तो उसके जब ये वहाँ पर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है तो फिर ये यूज़ नहीं करते, तो फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं वहाँ पे। और उसके बाद अब आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये करंटली यूज़ नहीं किए जा रहे, जिसकी उसकी वजह यह है कि इनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ गई है। ओफ्लॉक्सासिन इरेडिकेट्स क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। लेवोफ्लॉक्सासिन हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट मोस्ट ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और जेमिफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हैव वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ये कौन सी जनरेशन है? हमने ये पढ़ी है फोर्थ जनरेशन, जो वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, और ये बहुत ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को कवर कर रहे हैं। एटिपिकल नमूनिया एजेंट्स एंड सम एनारोबिक बैक्टीरिया।
Fluoroquinolones also have been used in the meningococcal carrier state in the treatment of tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस में हमने देखा था लीवोफ्लॉक्सासिन यूज़ हो रहा है और उसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज़ होता है। टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाएं। टॉक्सिसिटी में हमने मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसका टेंडिनाइटिस और टेंडन रैप्चर, उसके अलावा स्किन रैशेज़ हो जाती हैं, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया और एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट, फोटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, और ये कंट्राइंडिकेटेड हैं चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन में, और ये आर्थ्रोपैथी काज करवा सकते हैं। उसके अलावा प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ये 3 जगह पे इनकी कंट्राइंडिकेशन है। एक सीएनएस इन्फ्लेमेशन हुई हो तो तब ये यूज़ नहीं कर सकते फ्लोरोक्विनोलोन्स। एरिथमिया हो रहा है अगर पेशेंट को, तब भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन में इसको यूज़ नहीं करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन को, क्योंकि ये करवाते हैं दे में डैमेज ग्रोइंग कार्टिलेज एंड कॉज आर्थ्रोपैथी। हाँ, यहाँ पे ये इसका क्लियर हो गया। 3 जगह पे हम इसको यूज़ नहीं कर रहे और बाकी सारे इसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आ गए। मेन इसमें जो है टेंडिनाइटिस और टेंडन रैप्चर। ये हो गया हमारा सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनोलोन्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।